गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी पहली क्लास में गति के नियम चैप्टर के अंदर रॉकेट नोदन पढ़ा, रॉकेट प्रपल्शन पढ़ा, जो संवेग संरक्षण नियम का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आज हम रॉकेट नोदन के बाद में एक नई प्रॉपर्टी, एक बहुत इंपॉर्टेंट भौतिक राशि की बात करेंगे जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, और वो है घर्षण। घर्षण क्या होता है? अगर हम घर्षण की बात करते हैं तो घर्षण को समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हम धरातल पर चलते हैं। जब हम धरातल पर चलते हैं तो आपने कभी सोचा है कि जब आप धरातल पर चलते हैं तो चल किस वजह से रहे हैं? ठीक है, चलिए आप धरातल पर चल रहे हैं, आसानी से चल रहे हैं। अगर सड़क रफ है, सड़क उबड़ खाबड़ है, ठीक है, तो आपकी जो पकड़ होगी वो सड़क पर मजबूत होगी। और अगर सड़क एकदम स्मूथ है, एकदम चिकनी है, या उस पर तेल बिखरा हुआ है या कोई चिकनाई युक्त पदार्थ लगा हुआ है, तो आपकी जो पकड़ होगी वो ढीली हो जाएगी। जैसे चलते हुए अगर पैर के नीचे केले का छिलका आ जाता है तो हम स्लिप हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम पेन से लिखते हैं तो आपने कभी सोचा है कि अगर उसी पेन से बटर पेपर पर लिखा जाए तो क्या हम आसानी से लिख सकते हैं? या फिर जब हम बोलते हैं तो बोलते समय अगर हमारी जीभ को पकड़कर बाहर खींच लिया जाए और फिर कहा जाए बोलिए, तो क्या हम बोल सकते हैं? तो कुल मिलाकर ये सारे उदाहरण, ये चीज इस बात को प्रदर्शित करते हैं, इस बात को इंडिकेट करते हैं कि कोई ना कोई बल काम कर रहा है, कोई ना कोई भौतिक राशि ऐसी है जो इन प्रक्रियाओं को करने में हमारी मदद कर रही है। और उस भौतिक राशि को हम नाम देते हैं घर्षण। यानी घर्षण क्या है, इसको समझने के लिए हम ये बात कहते हैं कि दो सतहें अगर एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं तो उनके मध्य एक विरोधी बल कार्य करता है, और उस विरोधी बल को ही हम घर्षण कहते हैं। यानी दो आपेक्षिक गतियों के कारण से एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु का अवरोध किया जाता है, एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु का विरोध किया जाता है, और यही विरोध घर्षण कहलाता है। जैसे हमने हमारे इन दोनों हाथों को रगड़ा, तो रगड़ने से हो क्या रहा है? अगर आप इनको तेजी से रगड़ेंगे तो आपको क्या फील होगा? एक फोर्स फील होगा। आपको यह लगेगा कि नहीं, ये हाथ एक दूसरे के मोशन का विरोध कर रहे हैं। तो ये किसकी अवस्था है? घर्षण की। क्योंकि एक हाथ दूसरे हाथ की गति का विरोध कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। ठीक है, तो घर्षण की जहां तक हम बात करते हैं तो घर्षण क्या है? किन्हीं दो वस्तुओं की सापेक्षिक गति में एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु का विरोध किया जाता है, उसकी गति का विरोध किया जाता है, तो उसे हम घर्षण कहते हैं। और घर्षण किसका गुण है? ठोसों का। घर्षण किसका गुण है? ठोसों का। तो हम यहां लिखते हैं दो वस्तुओं की आपेक्षिक गति के कारण एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर उत्पन्न विरोधी बल, उसको हम क्या नाम देते हैं? घर्षण। वो बल क्या कहलाता है? घर्षण। अब घर्षण की जो हम बात कर रहे हैं, घर्षण किसका गुण कह रहे हैं हम? ठोसों का। तो यहां हम लिखते हैं घर्षण ठोसों का गुण है। यानी जब हम घर्षण की बात कर रहे हैं, तो जब हम घर्षण को इंडिकेट करते हैं, जब हम घर्षण को परिभाषित करते हैं, तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि घर्षण किसका गुण है? घर्षण ठोसों का गुण है। घर्षण ठोसों के मध्य उत्पन्न होता है, घर्षण ठोस सतहों के मध्य उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं घर्षण के प्रकार की, कि घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कितने प्रकार के हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं अब घर्षण के प्रकार।
तो जब हम घर्षण के प्रकार की बात करते हैं तो घर्षण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। घर्षण मुख्यतः जब हम डिवाइड करते हैं तो घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से घर्षण होते हैं देखते हैं। सबसे पहला घर्षण आता है आपका स्थैतिक घर्षण, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद में सेकंड जो घर्षण आता है वो आता है आपका सीमांत घर्षण। और तीसरा आता है गतिक घर्षण। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्थैतिक घर्षण की, कि स्थैतिक घर्षण होता क्या है। स्थैतिक घर्षण हम कहते किसे हैं? हम सबसे पहले स्थैतिक घर्षण को डिफाइन करते हैं। तो स्थैतिक घर्षण के लिए हम बोलते हैं कि वस्तु जो है, जैसे कोई वस्तु है, ये वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु रखी हुई है। तो ये वस्तु किसकी वजह से रखी हुई है? ये वस्तु रखी हुई है इस सतह और इस सतह के बीच में घर्षण के कारण से। अगर इस सतह और इस सतह के बीच में घर्षण नहीं होता तो ये वस्तु यहां से स्लिप हो जाती, नीचे गिर जाती। अगर मैं हाथ में तेल लगाकर कोई वस्तु रखता हूं तो वस्तु फिसलेगी, वो गिरेगी। और अगर वो वस्तु स्थिरावस्था में है, विरामावस्था में है, तो इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई घर्षण काम कर रहा है। और उस घर्षण को हम क्या नाम देते हैं? उस घर्षण को हम नाम देते हैं स्थैतिक घर्षण। कौन सा घर्षण नाम देते हैं उसको? हम स्थैतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं कि वस्तु को विरामावस्था में बनाए रखने के लिए जो घर्षण आवश्यक होता है वो स्थैतिक घर्षण कहलाता है। तो हम यहां जब डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन में हम लिखते हैं वस्तु को विरामावस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक घर्षण। स्थैतिक घर्षण कहलाता है। ठीक है, तो वस्तु को अगर हमें विरामावस्था में बनाए रखना है तो उसके लिए जो आवश्यक घर्षण होगा वो स्थैतिक घर्षण होगा। जैसे टेबल पर रखी हुई बुक, एक टेबल है उसके ऊपर बुक रखी हुई है, तो वो बुक टेबल पर किसकी वजह से रखी हुई है? वो टेबल पर रखी हुई बुक स्थैतिक घर्षण के कारण से रखी हुई है। अब हम ये कहते हैं कि स्थैतिक घर्षण का तब तक पता नहीं लगता जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। बुक रखी हुई है, हमें क्या पता कि स्थैतिक घर्षण कितना है? वो तो जब हम बुक को हिलाएंगे, जब हम बुक को विस्थापित करेंगे, तो विस्थापित करने पर हमने उस पर कितना बल लगाया, उस बल का माप हमें यह बताएगा कि घर्षण कितना है। तो इसका मतलब यह हो गया कि स्थैतिक घर्षण का माप बाह्य बल के कारण पता लगता है। अगर आप उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हो तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अगर स्थैतिक घर्षण के अस्तित्व का आपको पता करना है तो आपको उसके ऊपर बाह्य बल लगाना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कितनी भारी है। आपने धक्का दिया धक्का दिया वस्तु पर, तो वस्तु पर धक्का दिया तो वस्तु खिसकी, लेकिन अब आपने कितना बल लगाया जिससे वो वस्तु खिसकी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि स्थैतिक घर्षण में या स्थैतिक घर्षण का मान आरोपित बाह्य बल पर निर्भर करता है। यानी आप अगर वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होगा, लेकिन अब आपने कितना बल लगाया वो उस वस्तु का स्थैतिक घर्षण कहलाएगा।
ठीक है, तो ये आपका स्थैतिक घर्षण होता है। दूसरे घर्षण की अब हम बात करते हैं। दूसरा घर्षण आपका आता है सीमांत घर्षण, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं जिसको हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम ये कहते हैं कि आपने वस्तु को देखा, वस्तु टेबल पर रखी हुई है, वस्तु स्थिर अवस्था में रखी हुई है, अब आपने उस वस्तु पर बल लगाया। जब आपने उस वस्तु पर बल लगाया तो बल लगाने का या बल का वह अधिकतम मान जहां पर वह वस्तु खिसकने की अवस्था में आ जाए, वो कौन सा घर्षण कहलाता है? सीमांत घर्षण। एक बॉक्स रखा हुआ है टेबल पर, हमने धक्का दिया, देते जा रहे हैं, 10 न्यूटन लगाया, 20 न्यूटन लगाया, 50 न्यूटन लगाया, 60 न्यूटन लगाया, 65 न्यूटन लगाया, 70 न्यूटन लगाया, तो एक अवस्था में वो वस्तु किस पोजीशन में आ जाए? खिसकने की अवस्था में आ जाए, वो वस्तु स्लाइड हो जाए, तो वो अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? सीमांत घर्षण की अवस्था। यानी हम यहां ये कह सकते हैं कि घर्षण की वह अवस्था या वह घर्षण जिसमें वस्तु खिसकने की अवस्था में आ जाए, उसे कौन सा घर्षण कहते हैं? उसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम तीसरे घर्षण की बात करते हैं। गतिक घर्षण। अब जब वस्तु विराम अवस्था में थी, जब वस्तु खिसकने की अवस्था में नहीं थी, तो हमने उसको बोला था स्थैतिक घर्षण। आपने वस्तु पर बल लगाया, वस्तु कौन सी अवस्था में आई? खिसकने की अवस्था में आ गई, तो वो वाला घर्षण कहलाता है आपका सीमांत घर्षण। और जब आपने बल की आरोपित किया और वस्तु अब मूव करने लग गई, यानी वस्तु आसानी से अब क्या करने लग गई? गति करने लग गई, तो फिर वो घर्षण कौन सा घर्षण कहलाएगा? गतिक घर्षण। तो हम ये कह सकते हैं कि घर्षण का वह मान जिसके प्रभाव में वस्तु गति करना प्रारंभ कर दे, उसे गतिक घर्षण कहते हैं। तो यहां हम लिखते हैं घर्षण का वह मान जहां वस्तु गति करना प्रारंभ कर दे, उसे कौन सा घर्षण कहते हैं? गतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से घर्षण हो गए आपके? स्थैतिक घर्षण हो गया, गतिक घर्षण, सीमांत घर्षण हो गया और गतिक घर्षण हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करते हैं इन घर्षण से रिलेटेड ही। ठीक है, तो इन घर्षण से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं यहां पे। महत्वपूर्ण तथ्य हम लेते हैं, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर हम ये कहते हैं कि जो स्थैतिक घर्षण में आरोपित बल का मान होता है, आप क्या करोगे? वस्तु का अस्तित्व, घर्षण का अस्तित्व जानने के लिए उसके ऊपर बल लगाओगे, तो जितना बल आपने उस वस्तु पर लगाया वही बल उस घर्षण के तुल्य होगा। भाई एक बॉक्स रखा हुआ है टेबल पर, मैंने आपसे कहा कि इस बॉक्स और इस टेबल की सतह के मध्य कितना घर्षण, तो ऐसे थोड़ी पता लगेगा। पता कैसे लगेगा? जब आप उसके ऊपर आरोपित बल लगाओगे। तो आपने कितना मैक्सिमम फोर्स लगा दिया जहां तक वो खिसक नहीं पा रहा, तो वो बल किसको प्रदर्शित करेगा? उनके मध्य लगने वाले घर्षण को। आ रही है मेरी बात समझ में? दैट मीन्स आपने जितना फोर्स अप्लाई किया है वो उसके घर्षण को प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि स्थैतिक घर्षण की अवस्था में, स्थैतिक घर्षण की
अवस्था में आरोपित बल घर्षण के तुल्य होता है। क्या कहा हमने? स्थैतिक घर्षण की अवस्था में जो आरोपित बल होता है वो घर्षण के तुल्य होता है। ठीक है, अब सेकंड हम कहते हैं सीमांत घर्षण की बात करते हैं। सीमांत घर्षण क्या होता है? जहां पर वस्तु मात्र खिसकने की अवस्था में आ जाती है। तो जब आपने उस वस्तु पर अधिकतम बल लगाया, बॉक्स से बॉक्स पर प्रेशर लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, और एक स्थिति में आकर वो बॉक्स खिसक गया, तो फिर खिसकने के बाद जो आपका बल लगेगा वो पहले लगने वाले बल से कम लगेगा। सोचिए, जब किसी बॉटल का ढक्कन हम खोलते हैं, जो सील बंद होती है, तो शुरू में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और जैसे ही वो एक बार खिसक गया, एक बार थोड़ा सा ढीला हो गया, ढीला होते वो इजीली खुल जाता है। तो इसका मतलब प्रारंभिक अवस्था में जो आपने बल लगाया उस वस्तु को खिसकाने के लिए, अर्थात सीमांत घर्षण, और खिसकने के बाद जो बल लगाया, तो प्रारंभिक अवस्था में लगने वाले बल का मान खिसकने के बाद लगने वाले बल से सदैव अधिक होता है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि सीमांत घर्षण जो होता है वो सदैव गतिक घर्षण से ज्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सीमांत घर्षण का मान सदैव गतिक घर्षण से ज्यादा होता है। अब हम यहां पर ये कहते हैं कि स्थैतिक घर्षण की अवस्था में आपने किसी वस्तु पर बल लगाया तो डेफिनेटली न्यूटन का थर्ड लॉ काम करेगा, तो आपके बल की एक प्रतिक्रिया भी होगी। तो आपका बल, वो वस्तु नहीं खिसक रही, इसका मतलब आपने जितना बल लगाया वो वस्तु उतना बल आपके ऊपर लगा रही है। इसका मतलब स्थैतिक घर्षण की अवस्था में आरोपित बल उस प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होगा, तभी तो वस्तु नहीं खिसक रही। आपने 10 न्यूटन लगाया, प्रतिक्रिया 10 की हो गई, आपने 20 लगाया, प्रतिक्रिया 20 की हो गई, आपने 40 लगाया, प्रतिक्रिया 40 की हो गई। दैट मीन्स इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि बाह्य बल प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। तो हम यहां पर कहते हैं स्थैतिक घर्षण की अवस्था में स्थैतिक घर्षण की अवस्था में बाह्य बल F प्रतिक्रिया बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? R के हो गया। और जैसे हम यहां से प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं, तो प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते ही कोई कांस्टेंट आता है, तो F इक्वल्स क्या हो गया आपका? म्यू आर। F इक्वल्स क्या हो गया आपका? म्यू आर, जहां म्यू क्या कहलाता है? घर्षण गुणांक। जहां म्यू घर्षण गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो हम यहां पर अब इस चीज को डिफाइन करते हैं। हम एक ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले, तो उस ग्राफ को समझिएगा ध्यान से। हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया किस किस के बीच में? प्रतिक्रिया बल और आरोपित बल के बीच में। ये तो आपका आर हो गया, एफ हो गया, ये आपका आर हो गया। 3 प्रकार के बल हैं हमारे पास में, स्थैतिक घर्षण है, सीमांत घर्षण है और गतिक घर्षण है। हमने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में एफ प्रोपोर्शनल आर, यानी स्थैतिक घर्षण की अवस्था में वस्तु पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, एक स्थिति तक वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस जगह पर आकर वस्तु थोड़ी सी खिसकी, यानी सीमांत घर्षण की अवस्था में वस्तु क्या हो गई? आगे खिसक गई, और खिसकने के बाद फिर ये आराम से गति करेगी। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किसको प्रदर्शित करेगा? गतिक घर्षण को। ये वाला पार्ट किसको प्रदर्शित करेगा? सीमांत घर्षण को। और ये वाला पार्ट किसको प्रदर्शित करेगा? स्थैतिक घर्षण को।
तो अगर हम इन तीनों में रिलेशन निकालते हैं तो इन तीनों में रिलेशन क्या निकलता है, इन तीनों में रिलेशन निकलता है कि एफ सीमांत ग्रेटर देन एफ स्थैतिक, यानी सीमांत बल स्थैतिक बल से ज्यादा होता है और स्थैतिक बल किससे ज्यादा होता है, गतिक बल से। तो एफ सीमांत ग्रेटर देन एफ स्थैतिक ग्रेटर देन एफ गतिक। ठीक है, तो ये आपका घर्षण होता है। ओके, अब यहां पर हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखा है, यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू 0.15, कितना दे रखा है, 0.15 म्यू दे रखा है आपको है, तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए जो बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो जी यहां आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये रेलगाड़ी का फर्श है, इस रेलगाड़ी के फर्श पे एक बॉक्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक बॉक्स। अब बॉक्स रखा हुआ है तो इस बॉक्स का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान होगा तो इस द्रव्यमान के कारण से एक भार बल लगेगा किधर की ओर, नीचे की ओर। क्योंकि फर्श पे अगर कोई बक्सा रखा हुआ है तो बॉक्स पर बल किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर। ठीक है, और बल अगर नीचे की ओर लगा तो इसका जो प्रतिक्रिया बल होगा वो प्रतिक्रिया बल किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर। समझ में आ रही मेरी बात भाई? बॉक्स पर जो बल लग रहा है वो बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर, और इसका जो प्रतिक्रिया बल होगा वो ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर ये दोनों संतुलित हैं तभी तो बॉक्स स्थिर अवस्था में है। तो यहां हम लिखते हैं F इक्वल्स टू mg, और F की वैल्यू आप क्या जानते हो, म्यू आर। और आपको क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है, फर्श पर स्थिर रखने के लिए आवश्यक बल ज्ञात करना है, सॉरी त्वरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, त्वरण। ठीक है, तो ये प्रतिक्रिया बल R है, रिएक्शन फोर्स क्या है तुम्हारा, R। तो यहां पर हम ये कहते हैं F इक्वल्स टू होता है mg, और यहीं पर हम लिखते हैं, नहीं सॉरी, ये mg किससे संतुलित हो रहा है, R से, तो R इक्वल्स टू तो क्या हो गया, mg। अब F इक्वल्स क्या जानते हैं हम, म्यू आर, तो R की जगह क्या लिख दिया हमने, mg। अब चूंकि ये स्थिर रहे तो स्थिर रहने की अवस्था में हम बल की समीकरण क्या जानते हैं, ma, त्वरण निकालना है मेरे को। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, संतुलन की अवस्था आ जाएगी। तो म्यू mg इक्वल्स टू क्या हो गया, ma, तो m से m कैंसिल, तो a इक्वल्स कितना आ गया, म्यू जी। म्यू कितना है 0.5, जी कितना है 10, तो ये कितना हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये आपके अधिकतम त्वरण का मान आ गया जिस पर वो बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर अवस्था में रखा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखा है, यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.13 है तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात करो जो बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखने का। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा, डिक्टो क्वेश्चन है, वैल्यूज थोड़ी सी चेंज है बस, और क्वेश्चन सेम है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब नेक्स्ट घर्षण हम लेते हैं, लोटनिक घर्षण। एक घर्षण और होता है आपका जिसको हम कहते हैं लोटनिक घर्षण, इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो लोटनिक घर्षण क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लें। हम कहते हैं कि किसी भी पिंड को जब किसी ढालू सड़क पर, ढलान सतह है, अगर किसी पिंड को किसी ढलान वाली सड़क पर छोड़ दिया जाए तो वो लुढ़केगा। तो उस सतह पर उस पिंड के लुढ़कने के कारण से जो घर्षण उत्पन्न होता है उस घर्षण को हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। और लोटनिक घर्षण को समझने हेतु सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पहियों का, टायर का। अगर टायर को किसी ऊंचाई से छोड़ दिया जाए तो वो लुढ़कते हुए नीचे जाते हैं, वो लुढ़कते हुए नीचे जाते हैं।
तो उस टायर की सतह और पृथ्वी की सतह के मध्य में जो घर्षण होगा उसे हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। हम कहते हैं कि कोई भारी वस्तु है, अगर उस भारी वस्तु को मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकाना है तो मेरे लिए टिपिकल होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं, 8 10 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारा लगेज हो जाता है, आपके एक बैग के अंदर ही बहुत सारे क्लोथ्स हो जाएंगे, आपके डेली लाइफ में जो काम में आने वाली चीज़ें वो हो जाएगी, तो वो बैग क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप उस हैवी बैग को हैंडल से उठाकर और आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें। थोड़ी देर में आप थकान महसूस कर देंगे। तो इसको इजी बनाने के लिए क्या किया गया, उस बैग के नीचे टायर लगा दिए। उस बैग के नीचे टायर लगा दिए तो आप आसानी से उसे एक ट्रॉली बैग की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकाते हुए ले गए। तो यहां पर हुआ क्या कि आपने जो बल लगाना था उस वस्तु को, तो उस वस्तु को बल लगाने, जितना बल लग रहा था, जितना मैक्सिमम बल आप लगा रहे थे, उसको कम करने के लिए आपने उस बल के उस घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल दिया। और लोटनिक घर्षण में बदलने के लिए आपने क्या किया, उस वस्तु के नीचे क्या लगा दिए, पहिए लगा दिए। तो किस में बदल गया, वो बदल गया आपका लोटनिक घर्षण में। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जब हम लोटनिक घर्षण की बात करते हैं तो लोटनिक घर्षण की अवस्था में किसी वस्तु के मध्य में, किसी वस्तु के नीचे क्या लगा दिए जाते हैं, पहिए लगा दिए जाते हैं, और पहिए लगाने के कारण से वो वस्तु आसानी से लुढ़कती हुई चली जाती है और हमारा काम आसान हो जाता है। तो ये वाला घर्षण कौन सा घर्षण कहलाता है, लोटनिक घर्षण। एक घर्षण आता है सर्पी घर्षण। कौन सा घर्षण आता है अब, सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण, यह घर्षण क्या होता है, इसमें वस्तु लुढ़कने के स्थान पर फिसलती है, लुढ़केगी नहीं, फिसलेगी। जैसा आपने बच्चों को स्लॉप पे देखा होगा, बच्चे स्लॉप पे बैठते हैं, फिसल जाते हैं। कभी देखा है किसी बच्चे को भी स्लॉप पे बैठा और स्लॉप पे बैठने के बाद में वो लुढ़कता हुआ नीचे जा रहा है? कभी नहीं देखा ना। तो जब कोई बच्चा उस स्लॉप के टॉप पे बैठा हुआ है तो टॉप से क्या होगा, वो फिसलेगा। तो वो वाला जो घर्षण होगा, वो घर्षण कौन सा घर्षण कहलाता है, सर्पी घर्षण। लुढ़कने वाला घर्षण कहलाएगा लोटनिक घर्षण, और फिसलने वाला जो घर्षण होता है उस घर्षण को हम सर्पी घर्षण नाम देते हैं। कौन सा घर्षण नाम देते हैं, सर्पी घर्षण। ठीक है, तो अब ये कुछ घर्षण के प्रकार थे। अब हम घर्षण के लाभ और दोषों के बारे में बात करते हैं कि घर्षण के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। चलिए, घर्षण के लाभ एवं दोष। सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण के लाभ की। हम ये कहते हैं कि हमारा चलना, फिरना, दौड़ना, बोलना, लिखना, ये सब किसकी वजह से संभव है, ये सब घर्षण के कारण से संभव है। आप चल रहे हैं तो आपके पैरों और धरातल के बीच में घर्षण हो रहा है। आप बोल रहे हैं तो आपके जीभ और मुंह के बीच में घर्षण हो रहा है। आप लिख रहे हैं तो आपके पेन और उस कागज के बीच में घर्षण हो रहा है। तो घर्षण की वजह से आपकी जो दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं वो आसानी से संपन्न हो जाती है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं जो वाहनों के ब्रेक होते हैं। आप वाहन का जब ब्रेक लगाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार, जैसे बहुत तेजी से गाड़ी चल रही है और एकदम से ब्रेक लगाया तो टायर घिसता हुआ चला जाता है। तो इसका मतलब घर्षण की वहां पर अधिकतम मात्रा काम में आ गई। तो वाहनों का ब्रेक क्यों लगता है, घर्षण के कारण से। अगर वही वाहन किसी चिकनी सड़क पर या चिकनाई युक्त सतह पर चलेगा तो स्लिप मार जाएगा, वाहन चला ही नहीं पाओगे। जैसे कई बार बरसात के दिनों में कीचड़ में से हम गाड़ी निकालते हैं तो गाड़ी कैसी हो जाती है, अनबैलेंस्ड हो जाती है, वो चल ही नहीं पाती ढंग से, वो स्लिप होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ब्रेक जो लगते हैं, वो ब्रेक लगने का मुख्य कारण भी क्या है, घर्षण। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके दोष की, कि दोष क्या क्या है। दोष ये हैं कि कल कारखानों में जो मशीनी कल पुर्जे होते हैं, उन मशीनी कल पुर्जों को अगर हम ज्यादा काम में लेते हैं तो वो घिस जाते हैं। घिस जाते हैं, किस वजह से घिस जाते हैं, घर्षण के कारण से। और जब वो घर्षण के कारण से घिस जाएंगे तो अधिक ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, अधिक एनर्जी खींचेंगे, अधिक पावर खींचेंगे। तो ये सबसे बड़ा घर्षण का दोष है कि घर्षण के कारण से मशीन के कल पुर्जे घिस जाते हैं।
दूसरा, घर्षण के कारण ही जो वाहन के टायर होते हैं वो भी क्या होते हैं, घिसते हैं, इसलिए हमें समय समय पर गाड़ियों के टायर भी चेंज करवाने पड़ते हैं, अदरवाइज वो टायर क्या करते हैं, स्लिप मारते हैं। तो घर्षण के कुछ लाभ भी हैं और घर्षण के कुछ दोष भी हैं। ठीक है, तो अब अगर कहीं पर घर्षण ज्यादा हो रहा है तो उसे कम कैसे किया जाए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है घर्षण को कम करने के उपाय। घर्षण को कम करने के उपाय। अब घर्षण को कम करने के उपाय की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं घर्षण को कम करने हेतु अगर कहीं बहुत ज़्यादा घर्षण है, जैसे साइकिल की चेन की बात करते हैं, आप लोग सब साइकिल चलाते होंगे, तो कई बार साइकिल क्या होती है, बहुत ज़्यादा हैवी चलना शुरू हो जाती है, बहुत टाइट चलना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम उस साइकिल की चेन के अंदर ऑयल ग्रीस डलवाते हैं तो ऑयल ग्रीस डलवाते ही वो साइकिल क्या होती है, आसानी से स्मूथली चलना शुरू हो जाती है। तो घर्षण को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे ग्रीस हुआ, ऑयल हुआ, मोम हुआ, वैसलीन हुआ आदि का उपयोग किया जाता है। ये सतह को क्या कर देते हैं, यह सतह को चिकनी बना देते हैं और उसके कारण से घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी हम दीवारों की बात करते हैं, जब नया मकान बनता है, मकान बनता है तो पहले प्लास्टर होता है, प्लास्टर वाली दीवार पर जब आप हाथ फेरोगे तो आपको कैसी दीवार प्रतीत होगी, खुरदरी खुरदरी। लेकिन जब उसी प्लास्टर वाली दीवार पर आप पुट्टी करवा देते हो तो पुट्टी करवाने के बाद में जब आप उस पर हाथ फेरते हो तो वो दीवार एकदम स्मूथ महसूस होती है। कारण कि खुरदरापन क्यों था, क्योंकि उसके अंदर उबड़ खाबड़ था, उसके अंदर खड्डे थे, और जब आपने उसमें पुट्टी करवाई तो खड्डे भर गए, यानी एकदम प्लेन हो गया। प्लेन होते उसके अंदर क्या आ गई, चिकनाई आ गई और घर्षण का मान कम हो गया। तो ये आपका टॉपिक था बेटा घर्षण, जिसके अंदर हमने कुछ घर्षण से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी। घर्षण क्या होता है, घर्षण कितने प्रकार का होता है, घर्षण के दोष क्या हैं, घर्षण के लाभ क्या हैं, घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, आप भी पढ़िएगा। थैंक यू।